के आज़ादी जमहूर के मतवालों ने हर सरेदार बगावत के हैं नगमे गाए। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने मौत की काल कोठरी से लिखा था, मैं तारीख के हाथों मरने की बजाय फौज के हाथों मरने को तरजीह दूंगा। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि उन्होंने सर नहीं झुकाया, रहम की भीख नहीं मांगी और तारीख में अमर हो गए। तेरा बड़ा तो जुर्म यही था, सब मिट्टी थे, तू सोना था, तेरे कद से सब जलते थे, तेरा हर दुश्मन बौना था। अब ये हकीकत सारी दुनिया पर वाज़ेह हो चुकी है कि साम्राज्यी ताकतें जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वो उन्हें इस्लामी दुनिया का ब्लॉक बनाने और पाकिस्तान को एटमी ताकत का दर्जा देने के जुर्म की सजा देना चाहती थी। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को उनके सियासी मुखालफीन और फौजी डिक्टेटर के जरिए मौत के घाट उतार दिया। दुख की बात तो ये है कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान को मुतफिका आइन दिया, जो हमारे एटमी प्रोग्राम के बानी थे और इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, उन्हें एक शख्स के कत्ल के झूठे मुकदमे में सजाए मौत दे दी गई। लेकिन वो शख्स जिसने पाकिस्तान को दो लख्त करने का तारीखी जुर्म किया था, जनरल ज़िया के ज़माने में उस जनरल याह्या खान को पाकिस्तान के कौमी परचम में लपेटकर दफन किया गया। जहां धरती पर ऐसा जुल्म होता है कि गद्दारों को एजाज़ात से नवाजा जाता है और जानिसारों को सरेआम रुस्वा किया जाता है, वो धरती बांझ हो जाती है और फिर वहां सिर्फ जुल्म ही उगता है। हमने देखा कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो के बाद जुल्म की एक ऐसी स्याह रात तारी हो गई जिसने पाकिस्तानी माशरे की हर रोशनी को छीन लिया। उस घर के अंधेरों को मिटाएगा भला कौन, जिस घर में चरागों की जगह ताक में जुल्मत, उस मुल्क की किस्मत में तबाही के सिवा क्या, जिस मुल्क में बन जाए है एक ऐब जहानत। 5 जुलाई 1977 के बाद इस्लाम, एहतिसाब और इनकलाब के नाम पर जनरल ज़िया का दौरे सितम, जुल्म, बर्बरियत, मजहबी ब्लैकमेलिंग और नाइंसाफी का ऐसा दौर साबित हुआ जिसने पाकिस्तान को ज़माना जाहिलियत में पहुंचा दिया। जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर था। ये दौर खुदा के नाम पर खुदाई एहकामात का मजाक उड़ाने, अवाम को सरेआम कोड़े मारने, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करने और साम्राज्यी अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान की सरजमीन और अवाम को लहू में नहा देने का दौर था। जनरल ज़िया ने अपनी पहली नशरी तकरीर में खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का वादा किया। लेकिन अभी इन अल्फाज की स्याही भी खुश्क ना होने पाई थी कि उन्होंने 18 अक्टूबर 1977 के ऐलान करदा इंतखाबात को 1 अक्टूबर 1977 को अपने अगले ऐलान तक मुलतवी करके अपने पहले वादे को तोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी सियासतदान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, चाहे उसके 100% सबूत भी मिल जाएं, क्योंकि ये काम मुंतखब नुमाइंदों का है। लेकिन जनाब भुट्टो के खिलाफ दर्जनों मुकदमे कायम करके और उन्हें मौत की सजा देकर उन्होंने ये वादा भी तोड़ दिया।
PNA की तहरीक के दौरान होने वाले मुज़ाकरात में PNA के लीडरों ने जनाब भुट्टो के सामने 2 मुतालबात रखे थे। इनमें हैदराबाद साजिश केस खत्म करना और बलूचिस्तान से फौज की वापसी शामिल थे, जिस पर जनरल ज़िया आमादा न हुए और पीपल्स पार्टी और PNA के दरमियान मुआहदे में ताख़ीर का बाइस बनते रहे। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद 15 अगस्त को उन्होंने बलूचिस्तान में फौजी कार्रवाई रोकने और आम माफी का ऐलान कर दिया और 6 सितंबर 1977 को उन्होंने हैदराबाद केस के उन तमाम अफराद को रिहा कर दिया जिन्हें वो कल तक गद्दार करार देते रहे थे, क्योंकि अब वली खान जनरल ज़िया के साथी बनकर पहले एहतसाब और फिर इंतखाब का नारा लगाने लगे थे। हालांकि वो मानते थे कि जनरल ज़िया ने आईन तोड़कर ऐसा जुर्म किया था जिसकी सजा मौत थी और ऐसा शख्स कानूनी, आईनी और अखलाकी लिहाज से किसी का मुहासबा करने का हक नहीं रखता था, बल्कि पहले उसके जुर्म का एहतसाब होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। जनरल ज़ियाउल हक खुदा और रसूल का नाम लेकर अपने वादे तोड़ने के माहिर थे। उन्होंने एक मर्तबा फिर 17 नवंबर 1979 को आम इंतखाबात कराने का वादा किया, लेकिन 16 अक्टूबर 1979 को इस्लामी निज़ाम के निफाज के बहाने इंतखाबात को न सिर्फ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, बल्कि तमाम सियासी जमातों पर भी पाबंदी लगा दी। अब अवाम उनके असली इरादों से वाकिफ हो चुके थे और वो जनरल ज़िया के किसी वादे पर यकीन करने के लिए तैयार न थे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने जनाब भुट्टो के खिलाफ अपने फैसले में उन्हें आदी दरोह को कहा था, लेकिन इसकी वजाहत नहीं की थी। अब जनरल ज़िया पूरी दुनिया के सामने आदी दरोह को की हैसियत से खुलकर आ गए थे, लेकिन मुल्क की किसी अदालत ने उनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया। हालांकि बेगम भुट्टो की आईनी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पाबंद किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा 6 माह के अंदर इंतखाबात करा देंगे। जनरल ज़िया ने पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली की हमायत और फौजी डिक्टेटरशिप की मुखालफत करने वाले हर शख्स को इबरतनाक सजाएं दी। उनके दौर में जमहूरियत की बहाली का नारा एक ऐसा जुर्म बन गया था जिसकी कम से कम सजा 10 कोड़े, 1 साल कैद बामुशक्कत और 50,000 रुपए जुर्माना थी। इस अंधे और बेरहमाना कानून ने सिर्फ सियासी कारकुनों और उनके अहले खाना को ही अजियत में मुब्तला न किया, बल्कि तालिब इल्म, दानिश्वर, मेहनतकश और सहाफी भी इससे महफूज न रहे। उस दौर में चादर और चार दीवारी के एहतराम को पामाल करते हुए खवातीन के साथ जो सलूक किया गया, 20वीं सदी के मुहज़्ज़ब माशरे में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जनाब भुट्टो के घर पर फौजी ऑपरेशन के दौरान सिपाही उनकी नौजवान बेटियों बेनजीर भुट्टो और सनम भुट्टो के कमरों में घुस गए और घर की हर चीज को तहबाला कर दिया। बेगम भुट्टो को लाहौर में कसाफी स्टेडियम में लहूलुहान कर दिया गया। बेगम साहिबा और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए जेल को दूसरा घर बना दिया गया। वो जनरल ज़िया के सारे दौर में या तो अमलन कैद रही या चिलावतन। कई खवातीन को शाही किले की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ी। इनमें एक 80 साल खातून अम्मा नथी भी शामिल थीं और बेशुमार खवातीन ऐसी थीं जिन्हें मार्शल लॉ हुक्काम ने कई मर्तबा गिरफ्तार किया और उन पर तशद्दुद करते रहे। मार्शल लॉ के व्हाइट पेपर के मुरत्तब सत्तार ताहिर लिखते हैं, मीडिया और सहाफत से वाबस्ता मेहनत कशों के लिए ज्यादा दौरे बर्बरियत साबित हुआ। 16 फरवरी 1978 को पाकिस्तान टेलीविजन के कारकुनों ने बरतरफियों और हुक्काम के मानदाना रवैयों के खिलाफ एहतजाज किया तो सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ जनरल ज़िया ने 14 अगस्त 1977 को अपने खिताब में कहा कि अगरचे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है, इसके बावजूद अदलिया और प्रेस मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, तो दूसरी तरफ मार्शल लॉ की मुखालिफत और कारकुनों के हुकूक की हिफाजत करने वाले अखबारात और सहाफ़ियों के खिलाफ बेईमाना तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। जनरल ज़िया की आज़ाद अदलिया और सहाफत के मुहाफिज वो जज और सहाफ़ी थे जिनके पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ न थी, जिन्हें जनाब भुट्टो और जमहूरियत से खुदा वास्ते का बैर था। इनमें वो सहाफ़ी भी शामिल थे जो बाद में जमहूरियत के चैंपियन बन गए। मार्शल लॉ के व्हाइट पेपर के मुताबिक
उस जमाने में वजारत इतलात के मुशीर जेड लहरी और रोजनामा मशरक के चीफ एडिटर ज़ियाउल इस्लाम अंसारी उन सहाफ़ियों को सरखेल थे जिन्होंने आज़ाद सहाफ़त को तबाह करने, आमरीत को मुस्तहकम करने और अपने हम पेशा सहाफ़ियों को बेरोजगार करने में मनफी किरदार अदा किया। ज़ैद लहरी का एक बयान 8 जुलाई 1980 के डॉन में शाया हुआ, जिसमें वो फरमाते हैं, मौजूदा फौजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 वर्षों में प्रेस को जो आज़ादियाँ अता की हैं, इससे पहले मुल्क की 33 साला जिंदगी में कभी हासिल नहीं थी। और ये सब कुछ उस जमाने में कहा जा रहा था जब सहाफियों को कोड़े लगाए जा रहे थे। एक तरफ जहां माशाल्लाह हुकाम सेंसरशिप, जुर्मानों, मुलाजमतों से बरतरफियों और गिरफ्तारियों के जरिए प्रेस का गला दबा रहे थे, तो दूसरी तरफ बहादुर और निडर सहाफियों ने भी कुर्बानियों का लाजवाल मुजाहरा पेश किया। हुकूमत ने रोजनामा मुसावात समेत सैकड़ों अखबारात और जरायद को बंद कर दिया, बल्कि मुसावात को तो प्रेस भी नीलाम कर दिया गया। PFUJ के सदर मिनहाज बन्ना और अपने मुतालबात के लिए भूख हड़ताल करने वाले सहाफियों पर जालिमाना तशद्दुद किया गया और फौजी अदालतों ने उन्हें कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। मार्शल लॉ के मसाइब भुगतने वाले सहाफियों की एक लंबी फेहरिस्त है। हस्ब इख्तिलाफ का पर्चा था, उन पर बंदी लगाई गई, तो हमने बालाबता उस वक्त भी वहाँ लाहौर के अंदर वो 30 दिन की जद्दोजहद की थी। लोगों ने भूख हड़ताल की थी, मार्शल के तहत गिरफ्तारियाँ हुई थी। हमारे साथी थे मुसर उस्मानी, उनको भी पकड़ा गया था। तो ऑलमोस्ट नतीजे में हो गया कि फिर वो मसावात लाहौर तो बहाल हुआ। उसके बाद में मुझे कराची मसावात को बंद किया गया। तो हमने पहले उनको नोटिस दिया, बातचीत की, जनरल वजीर रहमान ज़माने में हुआ करते थे, उनसे बात की, उन्होंने नहीं हुआ। नतीजे हमने कहा कि ठीक है, हम 18 जुलाई से हम भूख हड़ताल शुरू करेंगे। पहले उसमें बहस में मैं बैठ गया था, नया आदमी हमें गिरफ्तार करके पहले हैदराबाद ले गए, फिर खारपुर जेल में बंद कर दिया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। कोई सिलसिला आप समझिए कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक चला कि 5-5 के लोग मुसलसल गिरफ्तारियाँ पेश करते थे और जेलों में जाते थे। और सिलसिला कोई समझिए कि 300-350 जर्नलिस्ट और प्रेस वर्कर्स ये गिरफ्तार हुए थे जमाने के अंदर। 13 मई 1978 पाकिस्तानी सहाफत की तारीख का स्याह तरीन दिन था, जब मार्शल लॉ समरी मिलिट्री कोर्ट ने 4 सहाफियों को कोड़े लगाने की सजा दी और साथ कैद बामशक्कत और जुर्माने का हुक्म भी सुनाया गया। उन्हें 13 मई 1978 की शब, यानी फैसला सुनाए जाने के 70 मिनट बाद कोड़े लगा दिए गए। उनके नाम ये हैं: मसूदुल्लाह खान, पाकिस्तान टाइम्स रावलपिंडी; अकबाल अहमद जाफरी, सन लाहौर; नासिर जैदी, रोजनामा नवाए वक्त; खावर नईम हाशमी, रोजनामा मुसावात लाहौर। जब हमें 13 मई 1978 को शाम को 7:15 पे सजा सुनाई गई, तो इस सजा पर अमल दरामद जो है 8:10 पर कर दिया गया था, 1 घंटे के अंदर अंदर। हमें जो कोड़े मारे गए थे, ये वो कोड़े थे जो अंग्रेज सरकार ने अपने बागियों के लिए इजाद किए गए थे। नंगा करके टिक टिक पे बांध दें, आपके हाथ और पांव जंजीरों में होते थे, और एक एक फरलांग पे लेफ्ट और राइट पे 2 पहलवान नुमा आदमी होते थे जो कोड़ा लहराते हुए दौड़ते थे। जहां में कोट लखपत जेल के अंदर कोड़े मारे गए थे, वहां पर एक दरबार भी सजाया गया था। उस दरबार में बेशुमार कुर्सियां लगी हुई थी, जिनकी तादाद 40 और 50 के करीब थी, और इन कुर्सियों पे जेल हुकाम के साथ वर्दी पोश भी बैठे हुए थे, जो इसका नज़ारा करना चाहते थे कि हमें तकलीफ कैसे पहुंचती है, वो उसकी लज्जत को महसूस करना चाहते थे। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जिस जगह कोट लखपत जेल में ये टिकटिकी लगाई गई थी, वो जब एंट्रेंस थी अपना कोट लखपत जेल की, मेन गेट से अगली तरफ
تو اس کے رائٹ ہینڈ پہ ذوالفقار علی بھٹو کی کوٹری تھی اور ذوالفقار علی بھٹو نے صحافیوں کو کوڑے مارنے کا منظر اپنی آنکھوں سے اپنی کوٹری سے دیکھا تھا. ہمیں وہ کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہ لے گئے اور جیل میں جیسے ہی ہم داخل ہوئے ہمیں کہا گیا کہ آپ کو سزا ہونی ہے اور ابھی بس سزا ہونی ہے آپ کو. تو اس کے 5 منٹ بعد ہمیں کوڑے مار دیے گئے اور بعد میں ہمیں جیل میں بھیج دیا گیا. میں ان دنوں ایک میگزین ادبی میگزین تھا خیابان وہ شائع کرتا تھا. اس کا 3را شمارہ اس میں مارشل لا کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں تحریریں تھیں. اس کی پاداش میں مجھ پہ ایک مقدمہ چلا اور میرے گھر میں پولیس اور فوج نے ریڈ کیا. میں گھر پہ موجود نہیں تھا. میری تمام کتب اور رسائل کو وہ ساتھ لے گئے اور میرے والد صاحب کو انہوں نے ساتھ لے کر تھانے پہ حوالات میں پہنچا دیا. مجھے اطلاع ملی تو میں خود پیش ہوا اور جس کے بعد میرا انہوں نے جسمانی ریمانڈ لیا عدالت کے ذریعے. اور مجھے باقاعدہ جس دن وہ ریمانڈ لے کے آئے مجھے باقاعدہ ہتھکڑی پہنا کے انہوں نے بازاروں میں گھمایا تاکہ وہ خیابان کے جو رسائل تھے شمارے تھے وہ بک سٹال سے وہ برآمد کر سکیں. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں آپ کو پابند سلاسل کیا گیا. تو میں نے کہا تھا میرا بہت گھناؤنا جرم تھا اور میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی. ہمارا جرم اتنا ہے کہ جس دن شہر بھر میں سگ شماری ہو رہی تھی ہم نے اپنا نام فہرست سگا میں کیوں نہ لکھوایا. ہمارا جرم اتنا ہے, ہمارا جرم اتنا ہے. شخص کو سزا سنائی جاتی تھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کو کوڑے لگا دیے جاتے تھے اور کوڑے لگانے کے لیے اس شخص کے سامنے مائک رکھ دیا جاتا تھا تاکہ اس کی چیخیں جو ہیں وہ دوسرے لوگ سنیں اور عبرت حاصل کریں. اور معافی ناموں کے بنڈل جیل میں موجود ہوتے تھے کہ اگر آپ کو یہ کوڑے نہیں کھانے تو اس معافی نامے پہ دستخط کریں جس میں یہ تھا کہ آپ کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. مارشل لا کے وائٹ پیپر کے مطابق اس سے پہلے 8 اگست 1977 کو جناب بھٹو کے لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کے دوران مشہور اداکار شہنواز کو گرفتار کر کے کوڑوں کی سزا سنائی گئی. 7 روزہ نوائے وطن کے ایڈیٹر شفقت محسن چودھری کو اس بنا پر گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا تھا کہ جنرل ضیاء کے بیٹے انوار الحق کو راولپنڈی میڈیکل کالج میں داخلہ دلوانے کے لیے اس کے نمبر کیسے بڑھائے گئے. نصرت جاوید جو راولپنڈی اسلام آباد سے نکلنے والے ایک 7 روزے کے ایڈیٹر تھے اس بنا پر ماتوب ٹھہرے کہ انہوں نے جنرل ضیاء کے بڑے صاحبزادے اعجاز الحق کے بارے میں لکھا تھا کہ اعجاز الحق جو بیرون ملک بینک میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے وہ اپنے تعلیمی اعتبار سے اس عہدے کے معیار پر پورے نہیں اترتے تھے جبکہ اس بینک کے سربراہ کے حوالے سے بھی باتیں اندرون ملک گردش کرتی رہتی تھیں. اس جرم میں نہ صرف نصرت جاوید کو ملازمت سے نکال دیا گیا بلکہ کچھ عرصے کے بعد یہ 7 روزہ بھی بند ہو گیا. مارشل لا اور طالب علم.
ضیاء دور میں جمہوریت کے لیے آواز بلند کرنے والے طالب علموں کے ساتھ کیا ہوا، اس کی مختصر سی جھلک یہاں پیش کی جاتی ہے۔ تشدد کا شکار ہونے والے طالب علموں کی حقیقی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں میں پہنچتی ہے۔ جس طرح سیاسی میدان میں جماعت اسلامی نے ماشاء اللہ کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا، اسی طرح تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلبہ ماشاء اللہ حکام کا اعلی کار بنی رہی۔ سندھ کے طالب علم رہنما علی حیدر شاہ کو پنجاب کی مختلف جیلوں میں 5 برس تک قید رکھا گیا اور اس دوران انہیں کسی بھی عدالت میں پیش نہ کیا گیا۔ راولپنڈی میڈیکل کالج میں جہاں جنرل ضیاء کا بیٹا انوار الحق اور بیٹی قرۃ العین ضیاء بھی زیر تعلیم تھے، 10 مئی 1980 کو جمہوریت پسند طلباء پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، جس میں طلباء تنظیم دی ایگلز کے چیئرمین اور معروف نظم میں باغی ہوں کے شاعر خالد جاوید جان شدید زخمی ہو گئے۔ ان کی بائیں بازو اور دائیں ٹانگ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں۔ اس کے علاوہ راجہ ثاقب عباسی، عمران علی اور محمد ناصر کو بھی فریکچرز آئے۔ بہت سے دوسرے طلباء بھی زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد زخمی طالب علموں پر ہسپتالوں میں زبردستی گھس کر حملے کیے گئے۔ بعد میں ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمے دائر کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ طالب علم آغا نوید جو کہ گورنمنٹ کالج یونین کے جنرل سیکرٹری تھے، سیاسی اختلافات پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور تھانہ چونا منڈی میں ساری رات تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ہر اہم دن پر انہیں گرفتار کر لیا جاتا، ان کے ساتھ ان کی والدہ اور والد کو بھی لے جاتے، بہنوئی کو بھی پکڑ لیا۔ یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ مارشل اللہ حکام کے تشدد سے آغا نوید معذور ہو گئے۔ مارشل اللہ دور میں سیاسی قیدیوں کو کوڑے مارنے اور قید با مشقت کے ساتھ جرمانے کی سزائیں روزمرہ کا معمول تھیں، لیکن کچھ واقعات ایسے بھی رونما ہوئے جنہوں نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا۔ 19 سالہ عثمان غنی 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کی کارکن شاہدہ جبین کا بھائی تھا۔ اسے اس کے دوسرے 2 ساتھیوں ادریس بیگ اور ادریس توتی کے ہمراہ ایک پولیس والے کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ جس پولیس والے کے قتل کے الزام میں انہیں پکڑا گیا وہ قتل 2 دن بعد ہوا تھا۔ ان دنوں عثمان غنی اور اس کے ساتھی جیل میں تھے۔ یہ قتل ان کے ساتھ تھوپ دیا گیا۔ اتنے واضح ثبوت کے باوجود 1 دسمبر 1983 کو فوجی عدالت نے انہیں پھانسی دے دی۔ ایاز سمو اور رزاق جھرنا کو بھی جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر سزائے موت دے دی گئی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں کی دولت شب زندان کے قبر کا مداوا کر دے، ایک بھی قطرہ خون کا یہ سلا دے پائے، جسم جا پر لگے زخموں میں کسی کو بھر
मतवालों ने। हमके आजादी जमहूर के मतवालों ने हर सरे